जब आप ज़िया-उल-हक साहब से मिलते थे तो उनका रिएक्शन क्या होता था? एक तबाहकुन रिएक्शन होता था। क्या ये बात दुरुस्त है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है? मेरे लिए तो ये ज़रूरी है, मगर दूसरों के लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो उसकी बीवी हो। आपने पाकिस्तान बनते तो नहीं देखा, लेकिन पाकिस्तान को आगे बढ़ते देखा है। अरे क्या पाकिस्तान आगे बढ़ा? कभी कभी मुझे भी यकीन नहीं आता कि मुइन अख्तर अब नहीं है, क्योंकि उनकी क्लिप्स तो अभी भी वायरल हो रही होती हैं। कलकत्ता से एक साहब का फ़ोन आया, डबिंग कौन कर रहा है मोइन की? ओह। मैंने कहा डबिंग से क्या मतलब? कह रहे यार जो इस्लामाबाद में पिछले हफ्ते हुआ है वो मोइन कैसे कह सकता है आज? जब वो कहता था कि भाभी तुम सोच नहीं सकती हो कि मेरे क्या हालात हैं, मेरे चेस्ट में 100 बीमारियां हैं, कौन कौन सी बीमारियां डॉक्टरों ने बता दी, ये भी है ये भी है। और मुझे हर बात झूठ लगती थी क्योंकि वो झूठा ही था, लेकिन सिर्फ यही सच बोलता था। नुक्ता एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं उमैर अलवी और आज मेरे गेस्ट हैं दो मायना शख्सियात, अनवर मकसूद, इमरान मकसूद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? जीते रहिए। अल्लाह का बहुत शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने का। सबसे पहला सवाल तो ये कि आप लोगों की शादी को माशाल्लाह 50 साल से ज़ायद हो गए, तो ये बताइए इस कामयाब ज़िंदगी का राज क्या है? मैं बहुत सीधा आदमी हूँ, 85 बरस उम्र है मेरी और ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है और अल्लाह का और पाकिस्तान का शुक्र है कि बहुत इज्जत मिली। ये मुझे आप ज़िंदगी मेरी शायद इनसे अच्छी गुजर रही है, क्योंकि मैं काली पीली को कोई बहुत अच्छा रिश्ता मिलने वाला भी नहीं था, वो मिल गया और मैंने गुजारा और इन्होंने भुगता। तो जैसा भी था हम दोनों आखिरकार खुश हैं, क्योंकि हमें अल्लाह मियाँ ने शादी के बाद जो दौलत दी वो बहुत अच्छी है। तो बेटा और बेटी दोनों ऐसे हैं कि इन पे नाज किया जाए, और हमें उनसे अलावा इसके कि मोहब्बत बहुत मिली, इज़्ज़त भी बहुत मिली, जो कि बहुत मुश्किल होता है माँ बाप को वो इज़्ज़त लेना। बच्चे तो किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ उलट पुलट करते रहते हैं, लेकिन ये शायद दुनिया में दो बेहतरीन बच्चे हमें मिले हैं, अल्लाह का बहुत एहसान है। और फिर उनके साथ ही जो मिले उमैर, वो उनसे भी अच्छे। तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं, मैं और अनवर। बहुत कम मेहनत में हमें बहुत कुछ मिल गया। किताब की बात की अनवर साहब ने, तो उनकी तो एक किताब भी नहीं है, आपकी 2 किताबें उनके बारे में हैं। तो उसमें जो वाक़यात लिखे हैं उससे तो लगता है कि अनवर साहब बहुत जॉली और बहुत ही शरारती किस्म के इंसान थे। तो क्या ये बात आपने जो है उनसे पूछी थी लिखने से पहले? नहीं, इनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं क्या लिख रही हूँ, और ना इन्होंने कभी पूछने की कोशिश की। और मुझे भी बहुत खुशी है कि इन्होंने मुझे बीच में बिल्कुल टोका-टाकी नहीं करी। अगर ये करते वो तो मैं ना लिख पाती। और मेरी किताब एज़ सच लोगों को अच्छी भी लग रही है, पॉपुलर भी है। दूसरी किताब जिसका नाम दूसरी मुलाकात है, वो भी माशाल्लाह बहुत बार छप चुकी है। लेकिन हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम पे किसी का एहसान नहीं, क्योंकि हमें रॉयल्टी ही नहीं मिलती। 1 रुपया रॉयल्टी में नहीं आता और किताबें छपती रहती हैं। ये कमाल है इस मुल्क का कि रॉयल्टी का मतलब नहीं जानते। फिर तो सही है ना, ये किताब नहीं लिख रहे। हाँ, सही है। ये तो मार खाएँगे, ये ऐसे नहीं है, मैं ही हूँ ऐसी। ये तो छोड़ते नहीं हैं ऐसे मामले में, बहुत अच्छी तरह इज़्ज़त करते हैं। तो मगर मुझे बहुत अफ़सोस होता है इस बात का, और मैं अभी आपसे कह रही हूँ, कैमरे के सामने कह रही हूँ, पब्लिक के लिए कह रही हूँ कि कोई रॉयल्टी मुझे नहीं मिलती। खैर उसकी बात नहीं, यहाँ किसी को नहीं मिलती। हाँ, किसी को भी नहीं मिलती। यार इतनी किताबें भी तो कोई लिख के दे। मतलब आपने बुक लिखी क्यों नहीं? आपकी मेरे स्क्रिप्ट पास हज़ारों किताबें मेरे कमरे में हैं। सबसे ऊपर की शेल्फ में 4 किताबें रखी हैं, कुरान शरीफ, कुल्लियात मीर, कुल्लियात गालिब, कुल्लियात इक़बाल। इन 4 किताबों के बाद पढ़ने के बाद मेरी किताब लिखने की हिम्मत नहीं होती। इसीलिए मैंने ये कुल्लियात नहीं पढ़ी है कि मैं लिखती रहूँ। मगर कलेक्शन तो कर सकते हैं ना। आपने अभी इनकी किताब में भी आपके जो हैं कुछ ड्रामों के स्क्रिप्ट्स मौजूद हैं। वो तो सही, जो भी ड्रामे लिखते हैं टीवी पे, उनकी 14-14 किताबें हैं। तो वो ये मुझे क्या ज़रूरत है लिखने की? क्या ये बात दुरुस्त है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है? मेरे लिए तो ये ज़रूरी है, मगर दूसरों के लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो उसकी बीवी हो। औरत हो सकती है, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी बीवी हो। आपने एक दफ़ा कहा था कि आपके सबसे जो अच्छा काम है वो मार्शल लॉ के दौर में, ज़िया साहब के दौर में आया है। जैसे आंगन टेढ़ा हो गया, 50-50 आपने स्टार्ट किया, शोशा वही हुआ। शो टाइम, ये सारे प्रोग्राम उस ज़माने में आए और वो स्टार्ट होते थे, बहुत सारे ऐसे थे जो बंद भी हो जाते थे, बंद कर दिए जाते थे।
उस ज़माने में आपको प्रॉब्लम्स तो हुई होंगी, तो कैसे उससे डील करते थे? एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, बंद हो गया। आपने स्टूडियो 2.5 या स्टूडियो पौने 3 में कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मेरा एक प्रोग्राम जो है वो 13 से शुरू हो, एग्जैक्टली तो पौने 3 मैंने पहली किस्त 13वीं थी, 13वीं थी। तो वो तो मैं ये मुश्किल वक़्त आप कैसे, मतलब कोई और होता तो वो तो डिसहार्टन हो जाता। जितने भी फौजी सरबराह हैं वो टीवी नहीं देखते थे, ज़ियाउल हक साहब टीवी देखते थे। तो ये मुश्किल थी मेरी। और जबकि उनकी बेटी जो थी जैन, वो मेरी फ़ैन थी, उसकी वजह से मैं बचा रहा, गिरफ़्तार नहीं हुआ, वरना मुझे ज़िया साहब गिरफ़्तार कर सकते थे। 10 बरस मैंने, सबसे अच्छा काम वही था मेरा, जी जो हाँ। उनके सारे मेरे खेल जो थे, दौरे जुनू, नक़ापसना, आशियाना, मिर्ज़ा एंड सन्स, उसी ज़माने में मेरे कम से कम 72 प्लेस ज़िया साहब के ज़माने में हैं। फिर 2.5, पौने 3, शोशा, 50-50, आंगन टेढ़ा, सिल्वर जुबली, सब ज़िया साहब के ज़माने के। मगर क्योंकि ज़िया साहब का ज़माना तो 14 अगस्त 1947 से शुरू हो गया था, और आज भी ज़िया साहब का ज़माना ही चल रहा है। नाम बदल जाते, लोग नहीं बदले। तो वो जो मुश्किल फिर वाली वही इकबाल का मिसरा आ जाता है, फिर वही मुश्किल न बन जाए, जो मुश्किल है भाई यार अब फिर कोई मुश्किल न बन जाए। तो ये मुश्किल तो ता क़यामत है। इनका तो हो गया कि ये डिस्करेज नहीं हुए। आप जब थीं उस वक़्त क्या सोचती थी कि जो ड्रामा कर रहे हैं वो या तो 13 किस्तों पे ख़त्म हो जाता है या ख़त्म ही नहीं होता है? तो आपको थोड़ा बहुत तो होता होगा अफ़सोस कि चोरी कर लें, ये क्या कर रहे हैं? एक बात तो ये थी कि ये कुछ और करने के मूड में ही नहीं थे, तो उसमें मैं कहाँ टांग अड़ाती, और कौन सुनता है बीवी की कि नहीं आप वहाँ क्लर्की कर लें या वहाँ मैनेजरी कर लें, कौन कहता है। और कि उनका मिजाज नहीं था, इनका जो मिजाज था ये वो काम कर रहे थे। पकड़े भी जाते, एक दफ़ा थाने में भी बैठे थे थोड़ी देर, ऐसी ऐसी हरकतें करते थे, लेकिन इन्हें डर नहीं लगता था। इन्हें ये पता था कि मैं तो 2 जुमले बोल के छूट जाऊँगा, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, और आज तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका है। और ये ओपनली, पर एक दफ़ा तो मशहूर भी हो गया था कि ये पकड़े गए हैं और ढूंढे जा रहे हैं, जबकि ये घर में बैठे हंस रहे थे। सोशल मीडिया पे अनवर मकसूद की एक अलग पर्सनैलिटी है। हाँ। लोग उनके ट्वीट पढ़ते हैं, यकीन कर लेते हैं कि ये इन्होंने कहा होगा। आपको बाज़ वक़्त नहीं लगता कि वाक़ई कहा होगा इन्होंने? वो हैं ये नहीं जबकि? मुझे तो ये पता होता है नहीं कहा है तो कहने दो, जो खुश है वो खुश रहे। मेरे 31 अकाउंट हैं, मेरे पास फ़ोन, वो स्मार्टफोन ही नहीं है, मैं करता ही नहीं स्मार्टफोन। और अनवर तो कम से कम बोलते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं कितना बोलते हैं, अनवर तो बिल्कुल लिमिटेड बात करते हैं, ज़रूरी बाज़ वक़्त बात। तो ऐसी बातें होती कि ओहो ये अनवर साहब ही ने कहा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे भी वो जाता है ये मैंने कब कहा है, क्योंकि बिल्कुल वही होता है। मैं तो सारा दिन पेंट करता हूँ, पेंट करता रहता हूँ। और ये सबसे अच्छे पेंटर हैं, हर जितनी इनके पास क्वालिटीज़ हैं उसमें बेस्ट इज़ पेंटिंग। आपने पाकिस्तान बनते तो नहीं देखा, लेकिन पाकिस्तान को आगे बढ़ते देखा है। लेकिन अब अरे जो क्या पाकिस्तान आगे बढ़ा? तो वही सवाल था कि जो पाकिस्तान 1948 में आपकी आमद के वक्त था, अभी भी वैसे ही है। तो आपको बाज़ वक़्त अजीब भी लगता होगा कि मतलब ये क्यों नहीं हो रहा आगे? कोशिश तो बहुत की गई है बीच में बढ़ाने की, लेकिन वहीं का वहीं अटका हुआ है। बम बना लिया ना हमने, बम जब बना लिया फिर रुक गया पाकिस्तान। अनवर साहब जैसे अभी मज़ाहिया हैं, क्या असल ज़िंदगी में भी ऐसे ही हैं या बहुत संजीदा हैं? ओकेजनली हो जाते हैं मज़ाहिया, लेकिन वैसे बहुत संजीदा हैं, लाइफ को बहुत संजीदगी से लेते हैं, रिश्तों को बहुत संजीदगी से लेते हैं, हंसते मुस्कुराते बातें करते, वो अपनी जगह है, वो सब सही है। लेकिन हर दूसरी साइड इनकी बहुत संजीदा है, जिससे बहुत इत्मीनान होता है मुझे भी कि मैं भी एक ही हूँ, ये ना हो कि और गैर संजीदगी में कुछ हो जाए, ऐसा वो कभी। 29 लोगों की हैं वो जो ट्वीट करते हैं। हाँ। ठीक है, संजीदा तो हम लोग को सबको पता है कि हम देखते भी आए हैं अनवर साहब को। ये दौरे जुनू और मिर्ज़ा इंसान्स, हाफ प्लेट, हाफ प्लेट, ये इतनी सीरियस ड्रामे। जी, हाफ प्लेट में तो फिर भी थोड़ी बहुत हंसी आ गई थी, बाकी दोनों तो मतलब सुपर सीरियस थे। तो वो आपने कैसे लिखे? मतलब एक आदमी स्विच ऑफ करके आपने कैसे गियर बदला बेसिकली उसका? मज़ाक लिखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, एक आग का दरिया क्रॉस करना पड़ता है।
एक तलवार की धार पे चलना पड़ता है कि कोई गलत लफ्ज़ या किसी के बारे में कोई गलत चीज़ ना आ जाए। संजीदा लिखना बहुत आसान है। दुनिया भर में मज़ाहिया लिखने वाले तो 4-5 मिलेंगे, संजीदा लिखने वाले करोड़ों मिलेंगे आपको। तो जब 50-50 को इनाम देने के लिए ज़िया-उल-हक साहब ने पूरी टीम को बुलाया, पूरी कास्ट को, शोएब मंसूर को भी बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। तो मुजीबुर रहमान साहब सेक्रेटरी थे, जनरल साहब। मैंने उनसे कहा, मुजीब साहब ये सबको बुलाया, सदर साहब ने अवार्ड के लिए, मुझे नहीं बुलाया। बोले मज़ाहिया प्रोग्राम में उसका लिखने वाले का क्या काम, वाह, वो तो एक्टिंग होती है। अरे मैंने कहा सर मुझे नहीं पता बिल्कुल इस बात का। फिर मैंने 50-50 बाद दौरे जुनून लिखा। दौरे जुनून लिखा तो बानो कुर्सिया अशफाक साहब का फ़ोन आया कि तुम्हारा खेल देखा, अगर हम चले भी गए अब तो इत्मीनान है, कोई लिख रहा है। तो एक संजीदा खेल लिख दिया मैंने। फिर 8-9 संजीदा ड्रामे लिखे मैंने। फिर आंगन टेढ़ा में मैंने सलीम नासिर को अकबर बनाया था, क्लासिकल डांसर। उस पर एतराज़ आ गया, बंद करो इसको, क्योंकि सलीम नासिर ने निशान हैदर किया था उससे पहले। मेजर सरवर शहीद। जी। तो फिर जनरल साहब ने कहा कि आपने एक आदमी को जिस हमने फ़ौजी बनाया निशान हैदर वाला, आपने उसको एक नाचने वाला बना दिया। तो मैंने कहा सर मैंने वही ड्रामा देख के इसको बनाया है कि इतना अच्छा एक्टर है ये कि क्या एक्टिंग उसमें की है, तो एक बड़े एक्टर के लिए ये भी कर सकता है वो। मैंने वो 2 मरतबा देखा, फिर सलीम नासिर को लिया कि जब वो कर सकता है तो फिर ये एक्टिंग भी कर सकता है। जो मेरी शकील साहब से बात हुई थी एक दफ़ा, आखिरी उनका इंटरव्यू जब मैं कर रहा था, उन्होंने कहा कि अनवर मकसूद कह रहे थे कि मैं महबूब अहमद करूं और डायरेक्टर कह रहे थे कि मैं अकबर बनूं। पहले किस्त में हमने एक्टिंग करवाई शकील से अकबर की, और महबूब अहमद बनाया सलीम नासिर को। मगर शकील ने जब एक्टिंग की तो इतनी ज़्यादा अकबर की कर गए एक्टिंग, तो मैंने कहा नहीं ये नहीं चाहिए। इनटू रियलिटी आ गए। अच्छा, बहुत ज़्यादा मेथड हो गई थी एक्टिंग वो मैंने कहा नहीं ये नहीं चाहिए, वो तो एक क्लासिकल डांसर है। आप तो कथक कर रहे हो बातचीत में भी, तो ये नहीं चाहिए मुझे। फिर मैंने कहा कि नहीं, महबूब अहमद करेंगे शकील और सलीम नासिर करेगा अकबर। तो फिर उन्होंने किया, और डायरेक्टर का भी कमाल था उसमें। कैसे फारूक, जी जी। जब आप ज़िया-उल-हक साहब से मिलते थे तो उनका रिएक्शन क्या होता था? एक तबाहकुन रिएक्शन होता था। मुझे लगता था कि वो मुझे कह रहे हैं बेगैरत, मगर बोलते नहीं थे, मगर लगा कि ये कहा है इन्होंने। 10 साल हुकूमत की, बताइए, बल्कि ज़्यादा 11 साल हुकूमत करके। और अगर जहाज़ नहीं गिरता तो आज भी वही होते हैं, वो ता क़यामत के लिए थे सदर। मगर किस मुल्क में रह रहे हैं हम लोग, क्या जगह है। मुल्क बुरा नहीं है, मुल्क अच्छा है, आधा मुल्क रह गया है फिर भी अच्छा है। मैं दुनिया भर में जाता हूँ, मगर जहाज़ जब नवाबशाह के ऊपर से आता है तो जो खुशी मुझे होती है कि मैं वापस जा रहा हूँ पाकिस्तान। हमारा मुल्क इस नाजुक मोड़ से कब निकलेगा? जब निकल सकता है, जब अल्लाह मियाँ अबाबीलों के मुंह में दोबारा पत्थर दे दें, उसके बाद निकलेगा, उसके बगैर नहीं निकल सकता। आपने खाने पीने की बहुत किताबें लिखी हैं, नाश्ते पे, सब्ज़ी, इन सब के ऊपर, और आपका ख़ुद कंपटीशन आपके ख़ानदान में ही था, ज़ुबैदा आपा जी। तो इसको देख के तो लगता है कि अनवर साहब को रोज़ मुर्ग मुसल्लम, ज़बरदस्त ऑमलेट, बेहतरीन सब्ज़ी, ये सब रोज़ मिलता होगा इनको? ये हमें मिलता था मैं क्योंकि ये पकाते थे। खाना मैं पकाता हूँ घर में। हम कहते थे आज तुम पकाओ, तो ये पकाते थे। ये नहीं था कि हमारे पास कुक नहीं था या हेल्प नहीं थी, ऐसा नहीं था। इनका शौक़ था। मैं इनकी भी इज़्ज़त बचाने के लिए कह रही हूँ, लोग समझे ये किचन में खाना ही पकाते रहते थे। ऐसा नहीं था, अपने शौक़ से पकाते थे, या हमने फरमाइश कर दी या बच्चों ने, बच्चे बड़े हुए तो उनकी फरमाइश, उसमें शौक़ से पकाते थे। और इनके हाथ में मज़ा बहुत है, जो आम तौर से कुक्स के हाथ में नहीं होता है। अब जबकि मैं घर में अकेली रह गई तो मेरे लिए नहीं पकाते हैं, वो और ज़माना था। मैं भूखी भी रह जाऊँ तो ये नहीं पकाएंगे। आप खुद एक्सपर्ट हैं। वो मैं हूँ। किचन में जाती नहीं और किताबें लिखती हैं खाने पे।
अच्छा, आप दोनों के बच्चे जो है आपने बताया कि बिलाल मकसूद और अर्जुमंद। अर्जुमन, अब दोनों जो हैं उन्होंने भी इनिशियली सिंगिंग में कदम रखा था, आपकी बेटी ने भी रखा था। सिंगिंग में है जी हाँ, माशाल्लाह। लेकिन फिर बाद में वो हट बिलाल गई और ने बिलाल ने म्यूज़िक फुल में रखा था। म्यूज़िक में रखा। आप लोगों ने मना नहीं किया उनको इनिशियली, क्योंकि वैसे तो मना करते हैं। मैंने कहा था कि डिग्री ले लो, पहले अपनी डिग्री ले लो, जो हमारा ज़िम्मा है कि तुम्हारे पास एक डिग्री होना चाहिए, पढ़ाई मुकम्मल कर लो। तो बिलाल ने मास्टर्स किया इंडस वैली से ग्राफिक्स में, और फिर कहने लगे अब्बा मैंने ये कर लिया है काम। मैंने कहा अब तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जो मर्ज़ी है करो। तो एडवर्टाइजिंग फर्म में नौकरी की 2 साल, मगर म्यूज़िक जारी थी। मैं ईएमआई में था, तो सारे सिंगर्स वगैरह आके रिहर्सल मेरे घर पे करते थे कि क्या रिकॉर्डिंग करना है। मेहदी हसन भी, गुलाम अली भी, ये सब, मुन्नी बेगम, फरीदा। तो बिलाल जब 4 साल के हुए, तो हम बच्चों की सालगिरह इस तरह नहीं मनाते कि गुब्बारे वगैरह लगाएं, सब करें। हम लोग खुद घर बच्चे बैठ जाते हैं हमें बच्चों की सालगिरह। जब बिलाल 4 साल के, वो आके बिलाल मेरे साथ बैठ जाते थे म्यूज़िक में। जब 4 साल के हुए तो मैंने बिलाल से कहा बिलाल अब तुम 4 साल के हो, अब मैं तुम्हें एक तोहफ़ा देना चाह रहा हूँ, तो तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा अब्बा तबले। तो मैं लाहौर जाकर बिलाल के लिए तबले लेके आया था। गिटार भी तो मांगा था उन्होंने। वो गिटार, फिर बाद में तो हारमोनियम भी ला के दिया, तबले भी। हारमोनियम मुन्नी बेगम लेके आई मेरे लिए कलकत्ते से वाह, कि तुम्हारी बेटी सीखती है, तो मैं उसके लिए लेके आई हूँ। तो ये शौक़ इनको साथ, बांसुरी बजाते हैं, कीबोर्ड भी बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, सब। बिलाल का बेटा जो है मिकाइल, उसने कॉर्नेल से आर्किटेक्चर किया है, और छोटे बेटे ने नॉर्थ वेस्टर्न शिकागो से इंजीनियरिंग की है। वाह, बेटी मिलान में डिज़ाइनिंग कर रही हैं, आखिरी साल है ज़हरा, वो आ जाएगी अब। अंजू की तीनों बेटियां कोलंबिया, माशाल्लाह। वहाँ है वैंकूवर में। बिलाल के एक बेटा मिस आउट कर गए, खिज़र। खिज़र उसमें उन्होंने इंजीनियरिंग की है शिकागो से, नॉर्थ वेस्टर्न से। बड़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है दोनों, कॉर्नेल और नॉर्थ वेस्टर्न, क्या खूबसूरत यूनिवर्सिटियाँ हैं। कोलंबिया भी वैंकूवर में जो है। मगर इन बच्चों को, बिलाल को और अंजू को, इम्मो पैदल स्कूल लेके जाती थी, हमारे पास गाड़ी नहीं थी, तो 2.5 मील रोज़ाना पैदल जाती थी और पैदल लेके आती थी। और यकीन ही नहीं आता कि ये बच्चे, इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। मुश्किल वक्त आपने भी बहुत देखा है, आपने बुक में भी अपनी जिक्र किया है उसका इनिशियली। और जब आपकी शादी हुई थी अनवर साहब इतने मकबूल और इतने मशहूर नहीं थे। जैसे जैसे वक्त गुज़रता था, तो उस वक्त में मैंने कभी ये रियलाइज़ नहीं किया या अफ़सोस नहीं किया कि ये क्या है। मैंने उस वक्त को ही संभाला था, क्योंकि मेरा काम था संभालना। क्योंकि हम फैमिली के साथ रहते थे, तो हमारा कोई भी मसला, खुदा ना करे ऐसा होता था, तो घर था, अनवर का घर था, इनकी बड़ी बजिया थी, आप लोग जी हाँ। जानते हैं, बड़ी बहनें थीं सब, तो हमें कोई मसला नहीं होता था, हर काम होता रहता था। और उसके बाद जब हम इंडिपेंडेंट हुए, तो उस वक्त हुए कि जब अनवर उसको होल्ड कर सकते थे, हैंडल कर सकते थे। तो वो वक्त मुश्किल था, लेकिन एक तरह से बहुत सुकून भी था कि हम कहीं से जीत के निकले हैं, हम हार के नहीं निकले हैं। और हमारे लिए इनके बड़ों ने कोशिश की कि हमें घर हो हमारे पास और हम लोग जाएं। ये इनके बड़ों ने कोशिश की कि हम इंडिपेंडेंट हों। ये उनकी नेकी थी, और उनकी नेकी हमारे काम आ गई, और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें बड़े बहुत अच्छे लोग मिले, दोनों तरफ से, मेरी तरफ से भी और इनकी तरफ से भी। इनके घर वाले तो बहुत मेरी ब्रॉड तनख्वाह माइंडेड। 400 रुपये थी, मैं 150 रुपये अम्मा को देता था, 150 रुपये अम्मा को देता था, 100 रुपये अपने किराए के लिए, खर्चे के लिए, मगर मेरी पेंटिंग्स बिक जाती थी। इस वक्त हम जहाँ बैठे हैं, आपका घर, जब ये आप लोगों ने लिया था तो ये मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा स्कूल करीब था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, नहीं मतलब था। वहाँ बहुत कम था। नहीं, एक थे। मज़ार एक था, मज़ार था। बस ये। मज़ार था, गिरगिट थे, सांप थे, बिच्छू थे, Exactly। बहुत था। और अब यकीन नहीं आ रहा कि हाँ। इतने अरसे में माशाल्लाह इसका इतना अच्छा हो गया। लेकिन मुझे याद पड़ता है, हम लोग गुजरते थे यहाँ से वैन में, कहते थे कि कौन है इतना दूर घर। हाँ, उस वक्त आपको डर नहीं लगा था लेते हुए? सोचो एक वक्त ऐसा था जब ये कंप्लीशन आसपास थे, ये इंग्लैंड में थे। इनकी बहन ने इनको बुलाया था किसी काम से
2 महीने ही इंग्लैंड में रहे और 2 महीने मैं अकेली यहाँ थी इस जगह पे। मेरी एक बेवा बहन लाहौर में रहती थी, जो मेरी बाद में मेरी बच्ची की सास भी बनी। उन्होंने मुझसे कहा कि इम्मो परेशान मत होना, मेरे पास जितने पैसे हैं वो तुम्हारे हैं, तुम घर नहीं छोड़ना, घर बनाना है। तो फिर मेरी एग्जीबिशन हुई पेंटिंग की, उसके सारे पैसे हमीदारों ने इनको दे दिए लाके। हाँ, पूरी वो मुझे एग्जीबिशन के 10 पैसे। लाख में तस्वीरें बिक गई थी मेरी, वो 10 लाख ला के इम्मो को दे दिए उन्होंने। टीना सानी का भी तो कनेक्शन है इस घर से। उनके मियाँ की ज़मीन थी ये ना ये। उनके मियाँ जब बाहर जा रहे थे सिंगापुर तो ये बेचना चाह रहे थे। 4 अच्छा, मैं दोस्त भूल थे, गई थी। ओके, हाँ। आपकी बुक में ही लिखा है। अच्छा, बिल्कुल मैं लिखती 4 हूँ। दोस्त थे वो। हाँ। तो ये उनकी प्लॉट था। हाँ, तो एग्जैक्टली। उन्होंने औने पौने 14,000 में 2,000 गज का प्लॉट बेच दिया और वापस अच्छा, हाँ, आए। वो बड़े मज़े की वहाँ कहानी है। मैं बैठी हुई थी अपने किसी काम से डिफेंस के ऑफिस में। उधर मैंने देखा कि मेरे से ज़रा सी फासले पे एक बड़ी बड़ी आँखों का एक लड़का बैठा हुआ है और वो देख रहा है मेरी तरफ। अच्छा, मैं किसी और काम से गई थी, वो अपनी ज़मीन बेचने के लिए गया था। तो वो था, वो टीना का बाद में शौहर बना, टीना सानी का। और जब तक हम एक दूसरे को नहीं जानते थे और वहाँ पे एक दूसरे को देखा था। फिर हमने जब ये ज़मीन की ख़रीदारी की बात हो रही तो हम आमने सामने हुए, तो हम पहचाने। अनवर इंग्लैंड में थे उस वक्त। 4 लोगों ने मिलके ख़रीदी ज़मीन ये, तो 14 लाख में ख़रीद ली थी। अभी थोड़े दिन पहले वो आए, बोले मैं आपको अब 28 देता हूँ, वापस कर दें। मोइन अख्तर, आप दोनों से आप बहुत ताल्लुक़ रहा है उनका उनके साथ और बहुत वक्त गुजारा है। तो कभी कभी मुझे भी यकीन नहीं आता कि मोइन अख्तर अब नहीं है, क्योंकि उनकी क्लिप्स तो अभी भी वायरल हो रही होती हैं। कलकत्ता से एक साहब का फ़ोन आया कि डबिंग कौन कर रहा है मोइन की। ओह, मैंने कहा डबिंग से क्या मतलब? कह रहे यार जो इस्लामाबाद में पिछले हफ्ते हुआ है वो मोइन कैसे कह सकता है आज? मैंने कहा भाई मजबूरी है, मोइन को मरे हुए 12 साल हो गए, तो मेरी मजबूरी मैं क्या करूं, हालात ही नहीं बदल रहे हैं। जो उस वक्त था वो ही आज है और इंशाल्लाह जिस दिन सूर फूकेगा वही हालात रहेंगे। जब वो कहता था कि भाभी तुम सोच नहीं सकती हो कि मेरे क्या हालात हैं, मेरे चेस्ट में 100 बीमारियां हैं, ये कहता था। पता नहीं कितनी कौन कौन सी बीमारियां डॉक्टरों ने बता दी हैं, ये भी है, ये भी है। और जब वो खांसता था तो बहुत भयानक आवाज़ आती। मुझे हर बात झूठ लगती थी क्योंकि वो झूठा ही था, लेकिन सिर्फ यही सच बोलता था। 36 बरस मेरी दोस्ती रही एग्जैक्टली। और मैं घर पे हूँ भी नहीं हूँ, इम्मो भी नहीं है। वो आके खाना खा के बावर्ची खाने से आके और कहता मेरे था, हर नौकर से कहता था तनख्वाह कितनी मिलती है, वो जितना बताता था कहता डबल दूंगा, आ जाओ। हमेशा नौकर आते थे कि आप मोइन साहब कहाँ रहते हैं? मैंने कहा बकवास नहीं करो, तनख्वाह का क्या गया होगा, तनख्वाह ही नहीं मिलेगी तुम्हें, चलो यहीं से तरह काम करो तुम। मगर बहुत बड़ा एक्टर था। अनवर साहब ने भी बताया ना, 66 साल से लिख रहे हैं, सच ही लिख रहे हैं। कभी कभी तो आपको भी रिएक्शन आपका आता होगा क्यों लिख रहे हैं, मतलब कोई हर आदमी ने ये बीड़ा तो नहीं उठाया हुआ। रोटी खाती हूँ, इनकी कमाई हुई, एतराज़ नहीं कर सकती। मेरी बजिया कहती थी अनवर रहम करो, हमारे ख़ानदान में कोई जेल नहीं गया है। बहुत बेगैरती की बात है जेल जाना, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। मुझसे कहते हैं लोग कि आप अनवर साहब को कलम लेके छुपा दें, इनको मत लिखने दें। मगर ये कि जो हालात हैं इसमें जेल में रहना ज़्यादा अच्छा है। आदमी महफूज तो रह सकता है, 3 वक्त का खाना मिलेगा, रोटी मिलेगी। मतलब आजकल जो लोग हैं, जो तंज़ो मिज़ाज चल रहा है बेसिकली, स्टैंड अप कॉमेडी कह लें आप उसको थिएटर भी कह दें, वो उस लेवल का नहीं है जैसे आपके ज़माने में था। अब तो गालम गलोच के बगैर काम ही नहीं होता। तो आप जो असेंबली में हो रहा है वो थिएटर हो रहा है, गालम गलोच असेंबली में भी चल रही है। अक्सर मुझे बंद करना पड़ जाता है जब लाइव असेंबली का प्रोग्राम, गालियाँ थप्पड़ एक दूसरे को, गालियाँ, ये असेंबली में हो रही है बातचीत। असल में जो मुल्क का हाल होता है वही हर इदारे का होता है, वही हर स्कूल का होता है, वही हर सड़क का होता है। आप दोनों ने अपनी ज़िंदगी से सबसे बड़ा वो क्या सबक हासिल किया जो आपके ख़्याल में दूसरों को भी सीखना चाहिए? मेरी ज़िंदगी टू सम एक्सटेंट काफ़ी स्मूथ रही है, इसलिए कि मैं इनके मामले में इंडल्ज नहीं की हूँ कभी, इनके सिलसिले में कहीं मैं इंडल्ज नहीं की हूँ। और मैंने अपनी आइडेंटिटी, नहीं मक्खी बैठी। मैं मक्खी से तो बेहतर हूँ, नहीं, और नहीं। मैंने अपनी आइडेंटिटी अलग बनाई है। मैं मिसेस अनवर मकसूद ज़रूर हूँ, लेकिन मैं इमराना मकसूद हूँ और मेरी आइडेंटिटी है। और आप मेरे नाम से कितनी कहानियाँ, कितने
बुक्स, 2 बुक्स तो मेरी हैं ही दो हैं। तो ये हैं, उसके अलावा बच्चों वाली बच्चों किताबें की हैं, खानों कितनी वाली किताबें किताबें हैं। तो मैं अलग हूँ इनसे। ये ड्रामा कुछ भी करें, सर पीटें, लेकिन मैं इनसे अलग हूँ। ना मैं इनकी तरह लिखती हूँ, ना मैं इनसे राय लेती हूँ। ये मेरा काम है, वो राय और लेती जब हूँ, लिखने बैठती हैं दाल ये, पक्के के नहीं। एक छोटी मेज़ है गोल, उस पे कुर्सी है। मैं अक्सर समझता हूँ नमाज़ पढ़ रही है, क्योंकि बैठ के नमाज़ पढ़ती हैं, मगर जब मैं करीब जाता हूँ तब कुछ लिखती रहती हैं, और जैसे ही मैं जाता हूँ तो कागज़ पलट देती। फिर मैं क्यों कॉपी करूँगा इनकी लिखने की, तो छुपा लेती हैं एकदम। मैं तुमसे अच्छा लिखती हूँ ना, इसलिए। तो आइडिया हो सकता है ना कि देखें कोई एक उस वक्त आइडिया ग्रैब कर लें। भाई तुम्हारा राइटिंग तो खुली होती है ना, मैं उसकी भी कभी नकल करती हूँ। तुम और मैं हूँ। वैसे आप शायरी भी करते हैं, और आप स्ट्रिंग्स का तीसरा पार्ट अगर कहा जाए आपको तो आप वो हैं। लोगों को, बहुत सारों को यकीन नहीं आता। एक साहब ने, जब वो फिल्म आई थी जिसमें स्ट्रिंग्स का गाना था, जिंदा, हाँ, लोखंड वाला, शूट आउट एट लोखंड वाला, उसका भी मैंने लिखा था। हाँ, और उसमें लिखा हुआ लिरिक्स अनवर मकसूद। तो एक साहब कह रहे हैं कि यार ये वाले कौन हैं, कोई इंडिया में भी अनवर मकसूद हैं। वो नहीं समझ पा रहे थे वो, भाई ये कैसे आपने अपने आप को डिस्कवर किया, क्योंकि शुरू में तो आप ऐसे नहीं थे। नहीं, शायरी मैं शुरू में करता था शायरी। अच्छा। शहर लगता है मुझे कैसा बेआबां की तरह, अब तो दीवार का साया भी है मेहमां की तरह। ये छठी क्लास की ना, जानी पहचानी मगर भूली हुई राहों पर, याद को साथ लिए बैठे हैं सामा की तरह। मेरी हर सुबह नए दर्द का उन्वान बनी, मेरी हर शाम हुई शाम गरीबां की तरह। वाह। तो ये छठी क्लास की थी। तो फिर जब जहरापा की शायरी मैंने सुनी तो मैंने तौबा कर ली शायरी से कि मैं शायरी नहीं करूँगा। अच्छा, आपने इंटरव्यूज़ भी बहुत किए हैं, सुदूर पाकिस्तान हो, नूरजहाँ हो, अमीन सयानी हो, ये तो बड़े बड़े नाम हैं जो कभी इंटरव्यू के लिए मिलते ही नहीं हैं। आपको खुद सबसे ज़्यादा किसका इंटरव्यू करके मज़ा आया? शेख रशीद का 2.5 घंटे का इंटरव्यू था। फिर उठ के चले गए थे वो नाराज़ होकर। नाराज़ हो गए थे, वजह? और उसमें मैंने कहा कि शेख साहब बड़े कपड़े बड़े अच्छे पहनते हैं, सूट वूट। कह रहे नहीं जी, एक ही शौक़ है, मैं जूते बहुत अच्छे पहनता हूँ, बहुत महंगे। उस वक्त भी चर्चिल के जूते पहने हुए थे, जो कि कम से कम 1000-1200 पाउंड का होता है। नाइट्स ब्रिज पे दुकान है, हैंडमेड जूते होते हैं। तो मैंने कहा जो दूसरा शौक़ है उसमें तो जूता उतारना पड़ता होगा आपको। तो कहने लगे कि घबरा गए, बोले मैं समझा नहीं आपका सवाल। मैंने कहा आप नमाज़ भी तो पढ़ते हैं ना? बोले हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में आप अपने शायकीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो एक पैगाम दे के फंस गया। मुझे पता था, मैं इस पैगाम को कबूल करके फंस गई। लेकिन इस पैगाम के नतीजे में 2 बेहतरीन इंसान मुझे मिले हैं, मेरा बेटा और बेटी है, और उनकी नेक्स्ट जनरेशन मेरे लिए खिलौनों से कम नहीं है। मैं वापस बचपन में चली जाती हूँ उनके साथ बातें करते हुए। मेरी ज़िंदगी का मकसद जो था वो पूरा हो चुका।